Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 12th May 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about right to self-defense in international law. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं एंड देन विल टॉक अबाउट दिस इंटरनेशनल लॉ विच इज़ अबाउट राइट टू सेल्फ डिफेंस। देखिए, आपको पता है कि पहलगाम टेरर अटैक हुआ भारत में 22 अप्रैल को। उसके बाद उसके जवाब में भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर विच इंक्लूडेड वेरी मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी टारगेटेड अटैक ओवर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एज वेल एज पीओके रीजन। ये जो एक्शन था भारत का अंडर ऑपरेशन सिंदूर, इट कैन बी सीन इन लाइन विथ आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर। वो बात अलग है कि इंडिया ने कभी भी ऑफिशियली आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर को इन्वोक नहीं किया ड्यूरिंग सेवरल ऑफ इट्स रिलीजेस विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन सिंदूर। हमने कभी भी ऑफिशियली नाम नहीं लिया है कि एक्शन है अंडर आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर, बट आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर के लाइन में देखा जा रहा है इस भारत के ऑपरेशन सिंदूर को। तो क्या है आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर, वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए यूएन चार्टर के बारे में। इट इज द डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच यूनाइटेड नेशन हैज बीन क्रिएटेड एंड इट आउटलाइंस द बेसिक आइडियाज फॉर विच यूनाइटेड नेशन स्टैंड्स। तो यूएन चार्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4 विच प्रोहिबिट्स यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट एनी स्टेट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। इसका सरल सा मतलब ये है कि किसी भी मेंबर कंट्री के खिलाफ कोई दूसरा देश फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो एवरी मेंबर कंट्रीज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस विल बी रेस्पेक्टेड बाय अदर मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंक्रोच नहीं करना है, वॉयलेट नहीं करना है। अलग अलग देशों की सरहदों को, उनके टेरिटरी को रेस्पेक्ट करना है। लेकिन आर्टिकल 51 कैन बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्शन टू आर्टिकल 2 ऑफ यूएन चार्टर। तो आर्टिकल 51 जो यूएन चार्टर के अंतर्गत ही मेंशन्ड है, वो आर्टिकल 2 का के ऊपर एक्सेप्शन की तरह देखा जा सकता है। इट टॉक्स अबाउट राइट टू सेल्फ डिफेंस इन केस ऑफ आर्म्ड अटैक। तो किसी भी एक मेंबर कंट्री के ऊपर अगर कोई दूसरा देश आर्म्ड अटैक करता है और उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ब्रीच करने की कोशिश करता है, उस केस में जो विक्टिम कंट्री है जिसके ऊपर अटैक हुआ है कैन रिटेलिएट इन सेल्फ डिफेंस। अगर वो रिटेलिएट करता है तो दिस कैन नॉट बी सीन एज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 2। अब जो भी ऑफिशियल रिलीजेज आए हैं ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत, मेनली आए हैं बाय द 3 मेंबर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, कर्नल सूफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह एंड फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी। उनमें कहीं भी इन्होंने आर्टिकल 51 का जिक्र नहीं किया है, बट इम्प्लिसिटली भारत का ये जो एक्शन है ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत, इट इज़ बीइंग सीन इन लाइन विथ राइट टू सेल्फ डिफेंस। हमारे ऊपर पहले अटैक हुआ और हमने उस सेल्फ डिफेंस में टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर फिर प्रिसाइज तरीके से एक्शन लिया है। दिस वाज नॉट एन अटेम्प्ट टू एस्केलेट वॉर विथ पाकिस्तान बिकॉज नन ऑफ द एक्शंस वेयर अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन या सिविलियन इंस्टीट्यूशन। और वैसे आर्टिकल 51 का ऑफिशियली नाम नहीं लिया, बट आर्टिकल 51 को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट होता है वो भारत ने फॉलो किया। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट होती है कि यूएनएससी के मेंबर कंट्रीज को इन्फॉर्म किया जाए बिफोर टेकिंग एनी एक्शन अंडर आर्टिकल 51। वो भारत ने किया। 13 आउट ऑफ 15 मेंबर कंट्रीज ऑफ यूएनएससी वेयर इन्फॉर्म्ड। अब इन दो जिनको नहीं इन्फॉर्म किया गया है, दे आर पाकिस्तान एंड चाइना ऑफ कोर्स। करेंटली पाकिस्तान इज हैविंग मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज ए नॉन परमानेंट मेंबर एंड चाइना हैज परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इन दोनों देशों को इन्फॉर्म करने का कोई मतलब था नहीं। बाकी के जो 13 देश थे उनको इन्फॉर्म किया गया है अबाउट ऑपरेशन सिंदूर एंड देन ऑपरेशन सिंदूर हैज बीन लॉन्च्ड। तो कहीं ना कहीं विदाउट ऑफिशियली इन्वोकिंग हमने आर्टिकल 51 के लाइन में ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया है। ऑफिशियल इन्वोक क्यों नहीं किया गया आर्टिकल 51 को, उसके पीछे कारण है। क्योंकि जो यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 है, इट इज मेनली अबाउट
प्रिवेंटिंग एक्शन ऑफ अ स्टेट, अ मेंबर स्टेट, कोई एक देश अगर दूसरे देश के ऊपर अटैक करता है तो उस केस में आर्टिकल 51 का एप्लीकेशन किया जा सकता है फॉर राइट टू सेल्फ डिफेंस, एंड दिस कॉम्प्लिकेट्स द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 51 राइट टू सेल्फ डिफेंस बिकॉज what will happen in case of non-state actors like terrorist organizations? ये कोई देश तो है नहीं, बट अगर टेरर ग्रुप्स हमारे ऊपर अटैक करें तो उस केस में आर्टिकल 51 का एप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर के एक एम्बिग्विटी है, क्योंकि यूएन चार्टर डज नॉट टॉक अबाउट नॉन स्टेट एक्टर्स। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का डेफिनेशन एक्सेप्ट भी नहीं किया गया। देयर इज नो ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म एट यूनाइटेड नेशंस, सो दैट कॉम्प्लिकेट्स द सिचुएशन। लेकिन प्रेसिडेंट्स हैं जहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट आर्टिकल 51 को इन्वोक किया गया है। फॉर एग्जांपल, जब 2001 में 9/11 अटैक हुआ था यूएस के ऊपर, अमेरिका ने आर्टिकल 51 का इस्तेमाल करके मिलिट्री एक्शन लेने के लिए अफगानिस्तान के ऊपर अटैक लॉन्च किया था। अफगानिस्तान के ऊपर अटैक लॉन्च करने के पीछे अमेरिका ने आर्ग्यूमेंट दिया था कि इट इज नॉट अटैक ओवर स्टेट या कंट्री अफगानिस्तान, इट इज एक्शन अगेंस्ट द नॉन स्टेट एक्टर्स ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, यानी कि टेररिस्ट ग्रुप्स ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। तो अमेरिका ने आर्टिकल 51 का इन्वोकेशन करके नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट पहले एक्शन लिया हुआ है। सो देयर इज अ प्रेसिडेंस वेयर आर्टिकल 51 हैज बीन यूज्ड अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स, बट ऑफिशियली द टर्म नॉन स्टेट एक्टर्स या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट आर्टिकल 51 का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये मेंशन नहीं किया गया, एंड दैट इज व्हाई इंडिया डिड नॉट ऑफिशियली इन्वोक्ड आर्टिकल 51 फॉर ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने जो पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स के ऊपर एक्शन लिया है, इट शुड बी सीन एज एप्लीकेशन ऑफ राइट टू सेल्फ डिफेंस अंडर आर्टिकल 51 अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स, बट सिंस आर्टिकल 51 डज नॉट recognize that it can be applied against non-state actors also, that is perhaps one big reason why India has not officially invoked it, because there is ambiguity, confusion with respect to application of article 51. अमेरिका ने इस्तेमाल किया है आर्टिकल 51 का अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स, बट आईसीजे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इट होल्ड्स अ वेरी कंजर्वेटिव व्यू about application of article 51. It says that article 51 can be applied by a victim country या victim state अगेंस्ट द अग्रेसर स्टेट। किसी देश के खिलाफ आर्टिकल 51 का इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट। अब थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं जो इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है विथ रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 51, डॉक्ट्रिन ऑफ अनविलिंग और अनेबल स्टेट। अब एक और सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि एक देश के तरफ से अटैक हो रहा है दूसरे देश के ऊपर, बट जहां से अटैक आ रहा है वो अटैक करने वाली एंटिटी वहां की आर्मी नहीं है, वहां की सरकार नहीं है, उस देश के अंदर फंक्शन करने वाले कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान की तरफ से टेरर अटैक आ रहा है भारत में, और मान लेते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी नहीं है, पाकिस्तानी सरकार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर टेरर अटैक लगातार भारत के ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब पाकिस्तान इज unwilling either or unable to restrict that cross-border terrorism happening in India. In that case also, a country is justified to use Article 51 for right to self-defense. अगर आप कैपेबल ही नहीं है या फिर आप विलिंग नहीं है टेरर अटैक को रोकने के लिए, इन दैट केस ऑल्सो आर्टिकल 51 वुड बी जस्टिफाइड। इसके लिए भी एक प्रेसिडेंस है, अगेन एस्टैब्लिश्ड बाय यूएस ओनली। जब 2011 में अमेरिका को पता चला कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ है, इस्लामाबाद के पास एक जगह अबोटाबाद, वहां छुपा हुआ है, तो अमेरिका ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए बिना वहां पे अपने आर्म्ड फोर्सेस भेजे, सीधा एयर बेस्ड लैंडिंग कराई और ओसामा बिन लादेन को कैप्चर किया गया, मारा गया, न्यूट्रलाइज किया गया। यहां पे पाकिस्तान को इन्फॉर्म नहीं किया गया। अब इसको देखा जा सकता है एज ब्रीच ऑफ
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान की भैया हमको बताए बिना हमारे देश के अंदर तुमने टेरिटोरियल इंटिटी के ऊपर तुमने एक मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया, तुमने हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट किया, यानी कि इट कैन बी सीन एज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4। बट उस केस में भी अमेरिका इन्वोक्ड आर्टिकल 51 कि हमने राइट टू सेल्फ डिफेंस में किया है और पाकिस्तान को इन्फॉर्म नहीं किया है, क्योंकि हमें लगता है कि या तो पाकिस्तान विलिंग नहीं है ओसामा बिन लादेन को पकड़वाने में, क्योंकि पहले 3-4 बार ऐसा हुआ है कि ओसामा बिन लादेन के लोकेशन का पता लगाया अमेरिकन फोर्सेस ने और पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ मिल करके जब लादेन को पकड़ने की कोशिश की है तो पता चला है कि लादेन वहां पे पहले से ही निकल चुका है, भाग चुका है। दैट मीन्स पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई कहीं ना कहीं ओसामा बिन लादेन के साथ काम कर रही थी, उसको पहले ही इन्फॉर्म कर देती थी। एंड दैट इज वाई इन दिस पर्टिकुलर केस अमेरिका डिड नॉट इन्फॉर्म। ऐसा सीधा सीधा मेंशन किया है बराक ओबामा ने अपने बुक में कि पाकिस्तान को बताने का मतलब था कि ओसामा बिन लादेन फिर से भाग निकलता है। एंड दैट इज वाई इन 2011 ऑपरेशंस एट अबोटाबाद, जहां पे ओसामा बिन लादेन को न्यूट्रलाइज किया गया था, वहां पे पाकिस्तान को इन्फॉर्म नहीं किया गया था। तो इस केस में भी अमेरिका इन्वोक्ड आर्टिकल 51। अब ये देखिए, ये एप्लीकेशन है अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स, क्योंकि ओसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट है एंड लेड एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा, बट इट वाज अप्लाइड इन अ कंट्री पाकिस्तान। पाकिस्तान को इसमें कहा गया कि यू आर अनविलिंग और परहैप्स अनेबल स्टेट, एंड दैट इज वाई इस पर्टिकुलर केस में आपके टेरिटरी के अंदर हमने एक्शन लिया है टू न्यूट्रलाइज अ नॉन स्टेट एक्ट। तो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत जरूरी टॉपिक है। आर्टिकल 51 अगर बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से देखा जाए तो इट कैन बी यूज्ड फॉर राइट टू सेल्फ डिफेंस बाय ए कंट्री अगेंस्ट अनदर कंट्री। बट जिस तरीके से एप्लीकेशंस हुए हैं खासकर अमेरिका द्वारा, उससे इसका अप्रोच बदल गया है। अब इट कैन बी यूज्ड बाय ए कंट्री on territory of another country but not against the military establishments of that country, but on non-state actors as well। नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर आर्टिकल 51 का एप्लीकेशन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैव नॉट बीन ऑफिशियली डिफाइंड एट यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म। बट जिस तरीके से अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया ऑन तालिबान इन 2001 आफ्टर टेरर अटैक ऑन अमेरिका इन 9/11 टेरर अटैक 2001, जिस तरीके से अफगानिस्तान के टेरिटरी के ऊपर तालिबान फोर्सेस के अगेंस्ट एक्शन लिया अमेरिका ने, इट वाज इन्वोक्ड अंडर आर्टिकल 51 ओनली। जिस तरीके से अबोटाबाद में एक्शन लिया अमेरिका ने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किए बिना, वहां पे एक नया डॉक्ट्रिन निकल करके आया विथ एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 51 कि इफ ए कंट्री इज अनविलिंग या अनेबल, इन दैट केस ऑल्सो दैट कंट्री नीड नॉट टू बी इन्फॉर्म्ड बिफोर कैरिंग आउट एनी प्रिसाइज मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स। तो भारत के केस में ये सीधा सीधा ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये एक तरीके से अबोटाबाद में जो पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री एक्सरसाइज किया था अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसका ही रेप्लिका दिख सकता है। तो दैट इज अ गुड प्रेसिडेंस विच जस्टिफाइज इंडियाज एक्शन इन ऑपरेशन सिंदूर। तो आपसे इस पे प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो मेंस हो या प्रीलिम्स हो या आने वाले इंटरव्यू में। आर्टिकल 51 से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, इन लाइट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर critically examine the legality of India's use of force under international law, particularly the reference of Article 51 of UN Charter and doctrine of अनविलिंग या अनेबल स्टेट। सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं, अकॉर्डिंगली आप इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने हिंट्स भी लिख करके दे दिया है आपको। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल हमारे देश में मनाया जाता है 11 मई को, यानी कि कल का दिन। इन ऑर्डर टू celebrate the achievements of engineers and scientists in the field of technology and science, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कॉइन किया था हमारे लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। हमारे देश में नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड विच वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साल 2025 का ऑफिशियल थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज यंत्र। यंत्र का पूरा नाम है युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ 11th में, आखिर 11th में को इतना खास क्या है कि इस दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाई जाती है, वो देखते हैं। तो इसी दिन को
पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट सेकेंड, जिसको हम लोग ऑपरेशन शक्ति भी कहते हैं, उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था इन 1998। तो आफ्टर सक्सेस ऑफ ऑपरेशन शक्ति, इंडिया बिकेम न्यूक्लियर वेपन स्टेट under leadership of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji and technical leadership of former President of India late APJ अब्दुल कलाम साहब, वो टेक्निकली इस पूरे प्रोग्राम को लीड कर रहे थे। तो इसके बाद इंडिया बिकेम ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट आफ्टर ऑपरेशन शक्ति सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑन 11 मई 1998। इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए फिर 11 मई को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनाउंस किया कि हम लोग इस दिन को याद करेंगे आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे। उन्होंने वो स्लोगन जो लाल बहादुर शास्त्री जी का था, जय जवान जय किसान, उसको एक्सटेंड कर दिया। आफ्टर डिक्लेयरिंग दिस डे आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे, अटल बिहारी वाजपेयी जी सेड कि अब स्लोगन होना चाहिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें भारत में, तो भारत आज़ादी के बाद से अंडर जवाहरलाल नेहरू जी, इंडिया फॉलोड अ पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कि इसका इस्तेमाल सिर्फ सिविलियन पर्पसेस के लिए होना चाहिए, इसका मिलिट्री एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। बट फिर 1962 वॉर हुआ चाइना के साथ, उसके बाद से भारत में डिमांड आने लगे कि हमें न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनना ही चाहिए। उसके चीफ प्रोपाउंडर थे उस टाइम के फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब। वो बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को लेटर लिखते समझाते कि देखिए चाइना के थ्रेट को रोकने के लिए हमें न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनना ही होगा। फिर 1966 में चाइना डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन ऑफ इट्स ओन, और उसके बाद से इंडिया स्टार्टेड प्लानिंग टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन कि अब चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया है तो हमें खुद का न्यूक्लियर वेपन बनाना ही होगा। फिर 1974 में इंडिया कंडक्टेड ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जिसको हम लोग पोखरण 1 भी कहते हैं, अंडर लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी जी, सी वाज प्राइम मिनिस्टर। अगेन दैट वाज आल्सो लेड बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ओनली। तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ 1974 में इन पोखरण रीजन ऑफ राजस्थान। बट ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा में सिर्फ एक एक्सप्लोजन किया गया था, और उसके बाद भारत ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि हम इस एक्सप्लोजन को टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरह देखते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी इन पीसफुल मैनर। तो सरल भाषा में कहें तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद इंडिया ने ऑफिशियली कहा कि ये एक्सप्लोजन था न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज के लिए। दैट मीन्स इंडिया इज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन। फिर उससे 24 साल बाद ऑपरेशन शक्ति कंडक्ट कराया गया इन पोखरण रीजन ओनली, तो इसको कहा जाता है पोखरण 2, जिसमें इंडिया ने सीरीज ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए, कम से कम 5 एक्सप्लोजन किए, थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स भी थे। और उसके बाद इंडिया ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया इटसेल्फ एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट। 1998 के बाद से दुनिया जानती है कि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन हैं। और फिर चाइना ने सरप्टिशियसली तुरंत मदद की पाकिस्तान की, और उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप करवा दिया 20-25 दिनों बाद ही। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास पहले से न्यूक्लियर वेपन था, बस वो ऑफिशियली मान नहीं रहा था। चाइना ने वहां डेवलप करा दिया था, बस वो ऑफिशियली मान नहीं रहा था। और भारत अगर अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करता इन 1998 एज ऑपरेशन शक्ति, तो फिर इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाता। इट कुड हैव क्रिएटेड चैलेंज, न्यूक्लियर चैलेंज फ्रॉम 2 साइड्स फॉर इंडिया, फ्रॉम चाइना साइड, उसके पास तो ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन आ चुका था, दूसरी तरफ पाकिस्तान साइड जिसके पास चोरी छुपे न्यूक्लियर वेपन डेवलप हो चुका था। बट जब भारत ने ऑपरेशन शक्ति किया, ऑफिशियली डिक्लेयर किया अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट, तो कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने भी इसी तरीके का एक्सप्लोजन करके अपने आप को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दिया। On the basis of this particular discussion, please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. Next topic is about Pradhan Mantri formalization of micro food processing industries scheme, important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view। वहाँ पे GS पेपर 3 में सीधा सीधा एक टॉपिक दिया हुआ है फूड प्रोसेसिंग, उससे रिलेट करके इस टॉपिक को देख सकते हैं। तो ये जो स्कीम है एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के इसको रन करते हैं। इसका मेन मकसद है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उसको स्ट्रेंथन किया जाए। जैसे अचार बनाने वाली कंपनियां, पापड़ बनाने वाली कंपनियां, उनको स्ट्रेंथन किया जाए, जिस कारण से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में वैल्यू एडिशन आए और उसके कारण फार्मर्स की इनकम ऑगमेंट हो। इसमें 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स।
जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो रेशियो है वो 60:40 है। सेंट्रल गवर्नमेंट 60% खर्च करेगी, स्टेट गवर्नमेंट 40% खर्च करेगी। जैसा कि मैंने आपको मकसद बताया, मेन मकसद है टू प्रोवाइड फाइनेंस टू माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट सो दैट वो अपने वैल्यू एडिशन इन फूड प्रोसेसिंग को स्ट्रेंथन कर पाए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से वो ट्रांजिशन होकर के फॉर्मल सेक्टर में आ पाए और फूड प्रोसेसिंग में रेवेन्यू जनरेशन बढ़े। इससे ओवरऑल फार्मर्स और फार्मिंग एज वेल एज फार्मिंग रिलेटेड जो प्रोसेसिंग एक्टिविटीज है वो और फॉर्मलाइज जब होगा तो हमारे फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा। दैट वाज द गोल। करंट न्यूज ये है कि बिहार हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम। दिस न्यूज इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये स्कीम इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में जब मेंस आ जाएगा तो हम लोग इस स्कीम का जिक्र कर सकते हैं कि वाई दिस स्कीम इज इंपॉर्टेंट। दिस स्कीम हैज बीन टेकन इन ऑर्डर टू ऑगमेंट फार्मर्स इनकम। इससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और जो सरकार का लक्ष्य है डबलिंग फार्मर्स इनकम, उसको अटेन करने में फायदा मिलेगा। रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो इससे रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन हो रहा है इन अनसस्टेनेबल मैनर, उसको थोड़े हद तक हॉल्ट किया जा सकेगा। प्लस इट इज ऑल्सो सीन एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, क्योंकि प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड जो हैं वो इंपोर्ट होकर के आते हैं। अगर हमारे देश की प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथन किया जाएगा तो इट विल हेल्प इन सेल्फ रिलायंस। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टेरिटोरियल आर्मी, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, टेरिटोरियल आर्मी इज पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी ओनली, बट टेरिटोरियल आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स होते हैं दे आर नॉट फुल टाइम सोल्जर्स। टेरिटोरियल आर्मी में मेनली सिविलियंस होते हैं जो टाइम निकाल करके, जो अपने रेगुलर जॉब से टाइम निकाल करके इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग लेते हैं एंड देन दे कमिट या प्लेज कि दे आर रेडी टू सर्व द कंट्री इन टाइम ऑफ नीड। तो उनको ट्रेनिंग दे दी जाती है इंडियन आर्मी की और जब जरूरत होती है तो उनको बुलाया जाता है टू सर्व द कंट्री। टेरिटोरियल आर्मी आर ऑल्सो नोन एज टेरियर्स। दे कैन बी कंसिडर्ड अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आफ्टर रेगुलर आर्मी। इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी जरूरत हो तो रेगुलर आर्मी को उनके स्टैटिक ड्यूटी से रिलीव करवाए। जो बेसिक काम है, जैसे अभी वॉर का टाइम है तो जो बेसिक फूड एंड सिविल सप्लाईज का काम है वो सब देखो। नॉर्मल टाइम में जैसे नेचुरल कैलामिटी आ गए तो उस टाइम में इंडियन आर्मी को थोड़ा सपोर्ट कर दो। तो ये सब काम होता है टेरिटोरियल आर्मी का। फ्रंट में तो ऑफ कोर्स हमारी रेगुलर आर्मी ही लड़ेगी, उसके पीछे पीछे उनको सपोर्ट करने का काम होता है टेरिटोरियल आर्मी का। लगभग 38,000 लोग जो हैं अभी टेरिटोरियल आर्मी में एंगेज्ड हैं। टेरिटोरियल आर्मी में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है? इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस द पर्सन शुड बी गेनफुली एम्प्लॉयड। ये नहीं कि बेरोजगारी दूर करने के चक्कर में टेरिटोरियल आर्मी में चले गए। गेनफुली वन मस्ट बी एम्प्लॉयड। क्रिकेटर एम एस धोनी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी। करंट न्यूज ये है कि रूल 33 ऑफ टेरिटोरियल आर्मी रूल 1948 अलाउज सेंट्रल गवर्नमेंट टू एम्पावर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टू टेक सपोर्ट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी वेन एवर रिक्वायर्ड। और इसी रूल का इस्तेमाल करके हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अलाउ किया कि आप टेरिटोरियल आर्मी को बुलाएं, कंसीडरिंग द करंट टेंशन राइजिंग विद पाकिस्तान। तो टेरिटोरियल आर्मी को कॉल किया जा रहा है टू सपोर्ट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अगेंस्ट पाकिस्तान। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेडिटेरियन सी तो के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है सिप्रस, और वहाँ पे ग्रीक एंड टर्की एथनिसिटी के लोग हैं। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया ना। थर्ड इज फ्रॉम अमेरिका एंटी मिसाइल सिस्टम। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि हरूप ड्रोन जो है वो मैन इन लूप के साथ काम करता है। IMF से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पोप लियो 14। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।